हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लैंग्वेज लर्निंग की एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेथड है लर्निंग थ्रू स्टोरीज, यानी कहानियों के माध्यम से हम अधिगम कैसे करें। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह की बात हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब सोशल साइंस स्टडी की बात की तो वहाँ पे हम लोग स्टोरी टेलिंग मेथड हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था। तो उससे भी इसको आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आज का क्लास है ये लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए हम स्टोरी को कैसे यूज कर सकते हैं, हम इसको आज की क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है बेटा, कहानियां हैं क्या, लैंग्वेज है क्या, लैंग्वेज क्या कहानियां क्या कर सकती हैं भाषा के लिए, या कहानियों में क्या चीज़ें होती हैं, कहानियों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक टेक्स्ट भी फ्लैश हो रहा है। स्टोरीज ऑफर अ होल इमेजिनरी वर्ल्ड विच इज क्रिएटेड बाय लैंग्वेज। यानी कहानियां क्या है? कहानियां एक तरह से काल्पनिक दुनिया है जो भाषा के द्वारा खींची जाती है ना। जैसे परियों की कहानियां हैं, भूत प्रेतों की कहानियां हैं, ठीक है, या फिर कोई हॉरर स्टोरी है, या कोई मेलोडियस स्टोरी है। ये सब कुछ क्या है? ये एक काल्पनिक दुनिया है, और ये काल्पनिक दुनिया का निर्माण हम भाषा के माध्यम से करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टोरी क्या है, कहानियां क्या है। कहानियां एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है, एक ऐसी ऐसा एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा से हम उसको क्रिएट करते हैं, क्रिएटेड बाय लैंग्वेज। इस तरह से हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कहानी से आप क्या समझते हैं, स्टोरी क्या है, तो आप क्या कह सकते हैं? स्टोरी एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है जिसका निर्माण हम अपने शब्दों से, अपनी भाषा से करते हैं, ठीक है। यू नीड नॉलेज अबाउट स्टोरी टू बी एबल टू ब्रिंग दिस वर्ड इन टू द क्लासरूम। हम जो ये काल्पनिक दुनिया है बेटा, इस काल्पनिक दुनिया को हम क्या कर सकते हैं? अपनी कक्षा में क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कक्षा में बना सकते हैं, और इसके माध्यम से हम लर्निंग करा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ढेर सारी मॉरल मॉरल स्टोरीज होती हैं, ठीक है, या राजा रानियों की कहानी होती है, या परियों की कहानी होती है, उन सारी कहानियों में क्या होता है? उन सारी कहानियों की अगर अगर हम एक बेसिक थीम की बात करें तो क्या होता है? उसमें एक बुरा व्यक्ति होता है और एक अच्छा व्यक्ति होता है ना। और अच्छा व्यक्ति क्या करता है? बुरे व्यक्ति को परास्त कर देता है। लगभग हर कहानियों में का एक बेसिक थीम इस तरह की चीजें होती हैं, है ना। तो इससे क्या बात निकल के आती है? इससे बात निकल के आती है सत्यमेव जयते। सत्य की विजय होती है, अच्छाई की जीत होती है, हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये सारी की सारी मॉरल एजुकेशन की बातें हम कहानियों के माध्यम से बच्चों को समझाने का काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहानियां कहानियों की जो काल्पनिक दुनिया है, कहानियों की काल्पनिक दुनिया क्या करती है? कहानियों की जो काल्पनिक दुनिया है, वो काल्पनिक दुनिया हम एक टीचर के रूप में कक्षा में क्रिएट कर सकते हैं, और उसके आफ्टर दिस क्रिएशन वी टीच एवरीथिंग, ठीक है। हम कुछ भी सिखा सकते हैं। किसको सिखा सकते हैं? टू देयर स्टूडेंट। मतलब जो है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ भी सिखा सकते हैं उस नकली दुनिया के माध्यम से, ठीक है। यूज ऑफ स्टोरी एंड कॉन्टेक्स्ट इन होम कंट्री आर कल्चर कैन बी हेल्प YLS connect English with their background knowledge, which is limited because of their young age and inexperience। स्वदेश या संस्कृतियों में कहानी और संदर्भों का प्रयोग वाईएल को उनके पृष्ठभूमि ज्ञान के साथ अंग्रेजी से जोड़ने में मदद कर सकता है, जो उनकी कम उम्र और अनुभवहीनता के कारण सीमित है। यानी कहने का मतलब क्या है? अगर हम जो है हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, तो हिंदी की जो स्टोरीज हैं उनको हम इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, करके उनको हम अंग्रेजी भाषा का ज्ञान
हम आसानी से करा सकते हैं। अगर हम स्टोरीज या टेल्स अगर हम इंग्लिश में बच्चों को सुनाना शुरू कर दें तो उनको ढेर सारे उनका वर्ड पावर इंक्रीज कर जाएगा, उनको सेंटेंस मेकिंग आ जाएगी, उनको बहुत कुछ ज्ञान हम इस तरह से अपनी जो हमारी जो लोकल है, जो हमारी जो स्टोरी, उन स्टोरीज को हम चाहें तो उन स्टोरीज को हम उन स्टोरीज को हम चेंज कर सकते हैं उस भाषा में जिस भाषा का ज्ञान हम बच्चों को देना चाहते हैं। ठीक है। अलाउ स्टूडेंट अ चांस टू पर्सनलाइज कंटेंट एवरी लेसन। छात्रों को हर पाठ की सामग्री को निजीकृत करने का मौका दे। यानी कहने का मतलब क्या है कि हर विद्यार्थी कहानियों के माध्यम से या अपने शब्दों के माध्यम से अपने लेसन को वो समाकेतित कर सकता है, अपने अपने लेसन को वो कंक्लूड कर सकता है, या अपने लेसन को वो एक तरह से स्पेसिफाइड कर सकता है। ये सारा काम हम कहानियों के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है। अब हम बेटा इसमें दूसरे जो पॉइंट से पढ़ने वाले हैं, इसमें ये तो कहानियां हैं, कहानियों के बारे में हमने देखा कि कहानियां क्या हैं और कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को कैसे नॉलेज दे सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कहानियां से हम एक कृत्रिम दुनिया पैदा कर सकते हैं और उस कृत्रिम दुनिया में हम क्या कर सकते हैं, हम को जो सिखाना है, जैसे सिखाना है, उस पर स्टोरी हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, उस पर हम एक वर्चुअल वर्ड जनरेट क्रिएट कर सकते हैं और उसके माध्यम से बच्चों को हम रोचकता से पढ़ा सकते हैं। बच्चों की लैंग्वेज को भी अगर हमें इम्प्रूव करना है, जिस लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है उस लैंग्वेज में जो हमारी लोकल स्टोरीज हैं उन स्टोरीज को सुना करके हम उनको लैंग्वेज में रिच कर सकते हैं। ये तो सभी हमने अभी तक पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरीज एंड थीम एज अ होलिस्टिक अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कहानियों और जो विषय शिक्षण और सीखने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के रूप में, यानी अगर हमें सीखना और सिखाना है तो उसके लिए जो स्टोरी और थीम्स होती हैं, है ना, जो स्टोरीज हैं, जो कहानियां हैं या जो उसकी थीम्स हैं, वो सीखने और सिखाने में कैसे उपयोगी होती हैं, उसके होलिस्टिक अप्रोच की बात हम करने वाले हैं, उसके समग्र दृष्टिकोण की हम बात करने वाले हैं। ठीक है। स्टोरीज फैसिलिटेट टीचर टू ब्रिंग children to their imaginary world, language that is created based on the level of difficulties। तो कहानियां क्या करती हैं, कहानियां बच्चों को शिक्षक द्वारा अपनी काल्पनिक दुनिया में लाने में मदद प्रदान करती हैं और क्या करती हैं, भाषा की जो कठिनाई स्तर है उस कठिनाई स्तर के हिसाब से हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, हम उनको बना सकते हैं। यहाँ पे भाषा कठिनाई स्तर का मतलब क्या है, भाषा कठिनाई स्तर का मतलब ये है बेटा, जैसे मान लो हम LKG या 1 या 2 में टीच कर रहे हैं तो उन बच्चों की के पास जो वर्ड्स, उनकी जो वर्ड पावर है, उनका वर्ड पावर कम होगा। लेकिन जो 5th या 6th या 7th के बच्चे हैं उनका वर्ड पावर ज्यादा होगा। तो जो हम ये वर्चुअल वर्ड या जो इमेजिनरी वर्ड हम क्रिएट करें शब्दों के माध्यम से, तो उसको क्रिएट करते समय हमें ध्यान दें कि ये क्रिएट हम किसके बेसिस पे कर सकते हैं, ये जो वर्ड्स की डिफिकल्टी लेवल है, जो लैंग्वेज की डिफिकल्टी लेवल है, हम उसके आधार पर हमें इसका निर्माण करके बच्चों को हम अपनी काल्पनिक दुनिया में ला सकते हैं। Meanwhile, theme can be started from an main topic that then branched out in many different directions so that children can pursue their personal interest through foreign language। ठीक है ना। इस बीच विषय को एक मुख्य विषय के रूप में शुरू किया जा सकता है, उसको अलग अलग डायरेक्शन में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। क्योंकि कहानियां हैं, कहानियों में अलग अलग तरह के प्लॉट्स होते हैं, अलग अलग तरह की बातें होती हैं, तो हम उस तरह से क्या कर सकते हैं, उस तरह से हम इसको अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं, व्यक्ति जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी जो पर्सनल उनकी जो रुचि है, वो जिस जैसी कहानियां सुनना चाहते हैं, जिस चीज़ों को वो पसंद करते हैं, हमें उस तरफ उनको ले जाना चाहिए जिससे उनको विदेशी भाषा का ज्ञान अच्छे से हो जाए। स्टोरी कैन मेक द वर्ड बी ब्रॉट इनटू द क्लासरूम।
कहानियां दुनिया को कक्षा में ला सकती है। कक्षा में लाने का मतलब क्या है? कहानियां क्या है? कहानियां एक इमेजनरी दुनिया है, और इमेजनरी वर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं? हम क्लास में उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम कहानियों को हम क्या कर सकते हैं? हम के माध्यम से हम दुनिया को अपने क्लासरूम में ला सकते हैं। हम जो कुछ भी सिखाना चाहें, जो कुछ बताना चाहें, हम उसको बता सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि हॉलीवुड्स की जो मूवीज़ होती हैं वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी पूरी एक काल्पनिक दुनिया होती है। जो एनिमेशंस होते हैं, जो कार्टून्स आते हैं वो टेलीविज़न पे, उस कार्टून्स में भी क्या होती है? पूरी नकली दुनिया होती है, और उस नकली दुनिया के माध्यम से बच्चे अच्छी चीज़ भी और बुरी चीज़ भी सीखते हैं। तो जो ये वो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को हम क्लासरूम में इस्तेमाल अपने कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस ट्रेंड को हम अपने क्लासरूम में इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, teacher decided the content that accessible to learner and to construct activities that offer language learning opportunities, skill and language knowledge to a text book writer are needed. पाठ्य पुस्तकों और लेखकों के कौशल से में भाषा ज्ञान की आवश्यकता है। यानी जब जब क्लासरूम में बच्चा भाषा को सुनता है, उसको लिखता है या किताबों को पढ़ता है, तो उससे क्या होता है? उसकी उसकी लैंग्वेज स्किल क्या होती है? वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, स्टोरी आर फ्रिक्वेंटली क्लेम टू ब्रिंग मेनी बेनिफिट्स टू यंग लर्नर क्लासरूम्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। अक्सर जो युवा शिक्षार्थी क्लास में होते हैं, वो युवा शिक्षार्थी क्या करते हैं? युवा शिक्षार्थी अक्सर भाषा सीखते सीखते और कई अन्य लाभ से वो लाभों को वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा यहां पे अब द डिस्क्लोजर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोरीज। हाँ सॉरी, द डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोरीज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो स्टोरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका जो कंस्ट्रक्शन है, कैसे स्टोरी बनती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो किस तरह से काम होती हैं, हम इन सारी बातों पे अब चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? इवेंट्स हैपन इन डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। सर ठीक है ना, तो किसी समय में अलग घटनाएं अलग अलग बिंदुओं पे होती है। यानी कहानियों में क्या होता है? कहानियों में देखो, किसी समय में कोई मूवी देखो या कोई कोई सीरियल की अगर बात करो, तो आप देखो एक साथ एक ही समय में ढेर सारी घटनाओं को आपस में मर्ज कर दिया। कभी जो है इसके घर के बाद दिखा रहा है, फिर उसके घर के बाद दिखा रहा है। तो कहानी में एक बार जैसे मान लो अगर हम रामायण की स्टोरी की बात करें, तो एक बार राम के पक्ष की बात हम बता रहे हैं उसी टाइम में फिर रावण के पक्ष की भी बात बता रहे हैं। तो यानी कह सकते हैं कि जो एक ही समय में या उसी समय में हम क्या करते हैं? अलग घटनाओं की अलग अलग बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। देयर थेमेटिक स्ट्रक्चर चेंज ओवर द टाइम स्केल। ठीक है ना, और जो उसका थेमेटिक स्ट्रक्चर है, थेमेटिक स्ट्रक्चर का मतलब जो विषयगत संरचना है, जो उसमें थीम है, जो उसमें थॉट है, जो उसमें बातें बताई जा रही हैं, जो स्टोरी की जो स्पिरिट है, वो क्या होती है? वो समय के साथ साथ वो क्या होती है? वो कंटिन्यूअस उसमें चेंज आता रहता है। ठीक है, अब स्टोरी में क्या क्या होता है? पहले उसकी ओपनिंग होती है, पहले स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। हम वर्णों का परिचय प्राप्त करते हैं, यानी उसमें कौन कौन से एक्टर हैं, उनका क्या कैरेक्टर है, हम इसकी बात करते हैं। कोई अगर मूवी या किसी अगर स्टोरी की बात देखो, जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या होता है? स्टोरी की अपनी थीम स्टार्ट हुई, और उसके बाद जो थोड़ी थोड़ी स्कैन्स या जो डायलॉग्स होते हैं, वो डायलॉग्स क्या कराते हैं? उस फिल्म के जो विलेंस हैं या जो हीरो हैं, जो हीरोइन है, जो एक्टर या एक्ट्रेस है, उनसे वो परिचय कराने का काम करते हैं। फिर क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ सेटिंग। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेटिंग का मतलब क्या है? आपकी स्टोरी की जो थीम है, वो थीम क्या है, उस थीम की बात होती है। फिर क्या होता है?
इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी उस स्टोरी में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, हीरो कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, विलेन उसको कहाँ उसको परेशान कर रहा है, ये सारी बातें हम स्टोरी के अंदर रखते हैं। एक बार फिर से सुन लो, स्टोरी में क्या होती है, स्टोरी में एक साथ कई घटनाओं का चित्रण होता है। ठीक है, जो थीम है, जो थीमेटिक स्ट्रक्चर है, वो भी कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। और जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग बाद क्या होता है, उसमें जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी करेक्टर्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन स्टोरी में होता है। फिर स्टोरी की सेटिंग, यानी स्टोरी कैसे स्टार्ट हो रही है, कौन सा उसका थीम है, कौन सा प्लॉट है, उस प्लॉट की बात होती है। और उसके बाद जो उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और सीरीज ऑफ कंटेंट दैट लीड्स टू, उसके बाद जो उस कहानी की जो घटना है, वो घटना एक श्रृंखला में आगे बढ़ती है। श्रृंखला का मतलब क्या, प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम के बाद क्या होगा, द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का के समाधान की बात होगी। समाधान के बाद क्या होगा, उसकी क्लोजिंग होगी, उसका समापन होगा। और समापन के बाद क्या होगा, उसमें जो मॉरल, उसका जो थॉट है, उसमें जो नैतिकता की कौन सी बात सिखाई गई है, उस बात की चर्चा करते हैं। यानी अगर कोई कहानी अगर हम कंस्ट्रक्ट करें, कोई कहानी बनाएं, तो सबसे पहले हमें उसको एक स्टार्टअप देना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें जितने पात्र हैं उन पात्रों का परिचय कराना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पात्रों के परिचय कराने के बाद हमें उस स्टोरी के प्लॉटिंग को रखना पड़ेगा, यानी कि स्टोरी की जो कहानी है उसको शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद उस स्टोरी में जो एक्चुअल समस्या है, उस समस्या पर चर्चा करनी पड़ेगी। फिर समस्या के समाधान का बात होगा वहाँ पे। फिर उसकी क्लोजिंग होगी, और जो उसका जो मॉरल, जो उसका इफेक्ट है, हम उसकी बात करते हैं। किसी भी कहानी को जब हम कक्षा में कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें ये सारी बातें शामिल होती हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज यूज इन स्टोरीज, जो भाषा, जो स्टोरी, जो कहानियां हैं, उसे भाषा का इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, तो जब भाषा का इस्तेमाल का मतलब क्या, जो कहते हैं भाषा शैली या जो डायलॉग डिलीवरी, जो हमको सुनने में अच्छा लगता है, यानी जो लैंग्वेज है भाषा में, वो स्टोरी में वो क्या करती है, वो स्टोरी को रोचक बना देती है, उसको इंटरेस्टिंग बना देती है। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो, हिंदी की भाषा के हिसाब से हमें रस छंद अलंकार से उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश की बात करें तो हमें उसमें उसकी वोकैब को अच्छा रिच करना पड़ेगा। हमें जो इसकी फिगर ऑफ स्पीचेज हैं, हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देनी पड़ेगी। वे सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है, उसको एक बार हम रीड कर रहे हैं, आप देख लो, है ना। तो पहला क्या है, पैरेललिज्म, यानी जो समांतरवाद है कहानियों में। कहानी में क्या है, पैटर्न ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, सरप्राइज, रिपीटेशन और चेंज। ये अगर चीजें अगर साथ साथ किसी कहानी में चले तो कहानी अपने आप रोचक हो जाती है। यानी कहानी स्टोरी देखने वाला वो गेस कर ले कि आगे क्या होने वाला है, फिर वो आश्चर्यचकित हो जाए, फिर कुछ घटनाएं घटनाएं रिपीट हो जाएं, और कंटिन्यूअस अगर स्कीम चेंज हो रही है, यानी जो सेंस है स्टोरी का वो कंटिन्यूअस अगर चेंज हो रहा है, या इसको हम कहते हैं पैरेललिज्म या समांतरवाद। अगर कहानी में समांतरवाद है, पैरेललिज्म है, यानी जो भी चीजें मैंने बताई, अगर ये चीजें कंटिन्यूअस हो रही है कहानी में, तो कहानी अपने आप रोचक हो जाएगी। दूसरा क्या है, रिच वोकैबुलरी, यानी समित समृद्ध शब्दावली हो। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द हों जो सुनने में बच्चों को रोचक लगे, अच्छे लगे। यानी जो आपकी आपकी स्टोरी है, स्टोरी एकदम में अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें या अलंकार की बात करें, तो कॉन्ट्रास्ट, ये कहाँ इस्तेमाल हो, इन करेक्टर, एक्शन एंड सेटिंग, यानी अनुप्रास अलंकार। अगर अगर हिंदी में बात करें, हाँ, अगर हम कंट्रास्ट की बात करें तो कंट्रास्ट का मतलब क्या हो गया, चरित्र है, क्रिया है या सेटिंग है, जो उसमें पार्ट है, जो उसमें करेक्टर्स हैं, उन करेक्टर्स में कंटिन्यूअस उनकी सेटिंग में, उनके जो है एक्शन में, उनके करेक्टर में अगर कंटिन्यूअस चेंज आए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो हमारी स्टोरी क्या हो जाएगी, हमारी स्टोरी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब क्या है, अनुप्रास है, यानी वर्ड दैट हैव सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट। अगर वर्ड जो डायलॉग डिलीवरी है, अगर उसमें जो है कॉन्सोनेंट्स आए, जैसे हम कहते हैं सरल, सुबोध, सुगम, है ना,
तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया, यानी अनुप्रास हो गया। तो सुनने में शब्द हमें अच्छे लगने लगे। तो इस तरह से हम चाहें तो भाषा को अपने हम रिच कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम मेटाफर यूज कर सकते हैं, रूपक यूज कर सकते हैं। इंटरटेक्सुअलिटी है, make reference with one text to aspects of the other text that have become part of share culture knowledge। यानी अन्य पाठों के पहलुओं के लिए एक पाठ के भीतर संदर्भ बनाना जो साझा संस्कृति का हिस्सा बन सके। यानी अंतर पाठ का मतलब क्या है, इंटरटेक्सुअलिटी का मतलब क्या है, इंटरटेक्सुअलिटी का मतलब है कि जो हीरो या हीरोइन या जो विलेन जो जिन चीज़ों को दिखाएं वे साझा संस्कृति या साझा भाषा, या कई बार होता है ना कि आपने देखा है कि कई बार मूवी में क्या होता है कि मूवी हिंदी की है लेकिन उसमें तमिल की भी लैंग्वेज आ गई, उसमें इंग्लिश की भी लैंग्वेज आ गई, कभी भोजपुरी आ गई, कभी जो है राजस्थान की भाषा आ गई। तो ये अंतर पाठ होता है। तो उससे क्या होता है, उसमें संवाद और रोचक बन जाता है। ठीक है, नरेटिव एंड डायलॉग्स, जो कथा है और जो उसका संवाद है, जो उसमें डायलॉग डिलीवरी है वो भी अच्छा होना चाहिए। उसमें जो करे, जो उसमें शब्द इस्तेमाल किया जाए वो बड़े अच्छे होने चाहिए। इस तरह से हम भाषा का इस्तेमाल करके हम अपनी स्टोरी को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा क्वालिटी ऑफ स्टोरी। हमारी जो स्टोरी है वो क्वालिटी उसमें कैसी आएगी। पहला है ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, हैव हैव कैरेक्टर्स एंड ए प्लॉट दैट इंगेज। जो कहानी है, जो उसका प्लॉट है और जो करेक्टर है वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है प्लॉट या जो उसका जो बैकग्राउंड है या जो उसमें थीम है या जो उसकी कहानी है वो कहीं अलग जा रही हो और जो उसका जो हीरो है उस पे वो उससे वो मैच न खा रहा हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छी स्टोरी होती है वो क्या होती है, हैव करेक्टर एंड ए प्लॉट दैट इंगेज। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो करेक्टर है, जो उसमें जो पात्र है और कहानी दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में संलग्न होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, हैव आर्टवर्क हैव आर्टवर्क दैट हेल्प टेलिंग द स्टोरी। ऐसी कलाकृतियां उसमें रखें जो कहानी कहने में मदद कर सके। कई बार होता क्या है, आपने देखा है कई बार बैकग्राउंड म्यूजिक है या जो बैकग्राउंड सीन है वो बता देता है कि अब कहानी में क्या होने वाला है। जैसे फाइट होने वाली होती है तो बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो गई। ठीक है, कोई कोई रोमांटिक सीन है तो बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो गई, कहीं फाइट होने वाली है तो बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो गई, कोई हॉरर जो है सीन आने वाला है तो बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो गई। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैव आर्ट वर्क दैट हेल्प टेलिंग द स्टोरी। ठीक है, जो कहानी की जो कलाकृति है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड सीन या जो कहानी से हट के जो उसमें सपोर्टिव पार्ट है वो जो है स्टोरी टेलिंग में सहायता देने वाली होनी चाहिए। हैव ए सेटिस्फाइंग क्लोजर, क्योंकि जो कहानी सुनने वाला है वो चाहता है कि हर कहानी का एक अच्छा एंड हो। अगर कहानी में एंड अच्छा नहीं होता है तो हमको मजा नहीं आता। ठीक है, तो एक संतोषजनक समापन निश्चित रूप से कहानी में होना चाहिए। जैसे कभी जो बाहुबली वन था, बाहुबली वन जब फिनिश हुआ तो उस कहानी को लोगों ने आधे में ही छोड़ दिया, अच्छी एंड उसकी नहीं दी। जब संतोषजनक समापन नहीं हुआ तो हमारे अंदर असंतोष आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें बाहुबली 2 देखना पड़ा। तो यही कहा जा रहा है कि जब हम स्टोरी कोई फॉर्म की को जो हम बनाएं तो उसमें एक संतोषजनक उसमें उसका एंड होना चाहिए, उसका क्लोजर या उसका समापन बहुत ही सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए जिससे जनता या जो ऑडियंस है वो सेटिस्फाइड हो सके। ठीक है, चूजिंग स्टोरीज टू प्रमोट लैंग्वेज लर्निंग। अगर हमें लैंग्वेज लर्निंग को प्रमोट करनी है तो हमें स्टोरीज को कैसे चूज करना चाहिए, हम उसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। रियल बुक्स आर स्पेशली रिटेन वंस, यानी जो अच्छी किताबें हैं, जो वास्तविक किताबें हैं, ठीक है, जो विशेष रूप से भाषा के लिए लिखी गई हैं या अच्छी कहानियों के लिए लिखी गई हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। रियल बुक आर स्पेशली रिटेन वंस, यानी जो अच्छी किताबें हैं क्या वो विशेष रूप से लैंग्वेज लर्निंग के लिए लिखी गई हैं। विल द कंटेंट एंगेज द लर्नर, क्या जो किताब की जो का कंटेंट है, जो सामग्री है वो बच्चों को एंगेज कर पाएगी क्या,
कई बार आपने देखा होगा कि कोई स्टोरी बुक अगर आप पढ़ रहे हो इतनी अच्छी लग जाती है कि अपना सारा काम छोड़ के पहले कहानी ही पढ़ना शुरू कर देते हो, सोचते हो कि शायद इसको खत्म कर ले तब आगे देख पढ़ते हैं। तो ये चीज भी स्टोरी में होनी चाहिए। आर द वैल्यूज एंड द एटीट्यूड्स एम्बॉडेड इन द स्टोरी एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्या मूल्य और दृष्टिकोण कहानी में सन्निहित है, यानी जो स्टोरी हम बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इस बच्चे जो स्टोरी सुन रहे हैं, वो क्या मूल्य परक है, क्या उसमें कुछ वैल्यू की बात हो रही है क्या, और उसमें कोई जो है एटीट्यूड है क्या। अगर है तो वो स्टोरी अच्छी हो सकती है। तो सारे प्रश्नों के जवाब आपकी स्टोरी में चूज करते समय आपको खोजना चाहिए। ठीक है, अगर सारी चीजें मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या है, आपकी स्टोरी अच्छी है, सही है। ठीक है, हाउ इज द डिस्कोर्स ऑर्गेनाइज्ड। जो इसमें डायलॉग है या जो सीन है वो कैसे आयोजित किया गया है, उसे कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, इस बात पे भी हम पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, ठीक है। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ डायलॉग एंड नरेटिव। संवाद और कथा में संतुलन है कि नहीं है, जो डायलॉग है और जो हमारी कहानी है आपस में तालमेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। हाउ इज लैंग्वेज यूज्ड, भाषा का उपयोग उस स्टोरी में कैसे किया गया है। दैट न्यू लैंग्वेज इज यूज्ड, क्या किसी नई भाषा का प्रयोग इस कहानी में किया गया है। इन सारी चीज़ों के आधार पर हम किसी स्टोरी का, किसी कहानी का हम चयन कर सकते हैं, जिस कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना। अगर हमें लैंग्वेज लर्निंग को प्रमोट करना है, उसके लिए हमें कहानी चूज करनी है, तो ये जो 6 प्रश्न है, 7 प्रश्न है बेटा, अगर इन 7 प्रश्नों का आंसर अगर हमें अच्छे से मिल जाता है तो हम उस कहानी को हम बच्चों के लिए हम चूज कर सकते हैं, उसका हम चयन कर सकते हैं। ठीक है, वे टू यूजिंग अ स्टोरी। अगर हमें कोई कहानी पढ़ाने के लिए यूज करनी है तो हम उसे कैसे यूज करें। तो पहला क्या करेंगे, इवेलुएटिंग द लैंग्वेज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द स्टोरी। हमें देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी लैंग्वेज लर्निंग है, जो हमको भाषा सिखाना है, उसके लिए ये कहानी कितना अवसर प्रदान करती है, इसका हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा। हमें चेक करना पड़ेगा कि हम जो स्टोरी हम यूज करने वाले हैं, क्या ये स्टोरी लैंग्वेज लर्निंग के में सपोर्टिव होगी कि नहीं होगी। हमें इस बात को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इस बात को चेक कर लें तो क्या होगा, तो हम आसानी से हम बच्चों के लिए कहानी हम यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज लर्निंग आस्क यूजिंग द स्टोरी। कहानियों का उपयोग से भाषा कैसे सीख सकते हैं। लैंग्वेज लर्निंग वर्क्स यूजिंग द स्टोरी, यानी कहानियों को हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, वो भाषा सीखने में कहानी कैसे उपयोगी हो सकती है, हम इस बात का भी पता लगाएं। प्रिपरेशन एक्टिविटी, उसके लिए हम जो है गतिविधियों की तैयारी करें। कोर एक्टिविटी, कौन कौन सी उसमें मुख्य गतिविधियां होंगी, और फॉलो अप एक्टिविटी, कौन 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 सी एक्टिविटी ऐसी होगी जो बच्चों से हम फॉलो कराएंगे। इन सारी बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा किसी भाषा या किसी को सिखाने के लिए। अगर हम किसी स्टोरी या किसी कहानी का चयन कर रहे हैं तो हमें इन सारी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। डेवलपिंग टास्क अराउंड अ स्टोरी। ठीक है, अगर हम कहानी के माध्यम से लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो हमें किन किन टास्क पे फोकस करना पड़ेगा, किन किन टास्क को हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सारे टास्क आप लैंग्वेज लर्निंग में आप पढ़ चुके हैं। क्या कौन कौन से टास्क हैं, लिसनिंग स्किल्स, सुनने का कौशल। ठीक है, डिस्कोर्स स्किल यानी प्रवचन का कौशल। ठीक है, फोकस्ड रीडिंग स्किल प्रैक्टिस, और जो रीडिंग स्किल है प्रैक्टिस उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा, और राइटिंग स्किल पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यानी जो लैंग्वेज लर्निंग की जितनी भी स्किल है, चाहे वो लिसनिंग हो, राइटिंग हो, ठीक है, डिस्कोर्स हो,
रीडिंग स्किल्स हो, इन सारे स्किल्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा और इन सारी स्किल्स पर हमें ध्यान भी देना पड़ेगा और इसके माध्यम से हम स्टोरी को डेवलप कर सकते हैं। इन सारे टास्क के माध्यम से हम स्टोरी को अच्छे ढंग से पढ़ने सुनने सुनाने का काम हम कर सकते हैं। ठीक है, चूज वन पर्सन टू रिटेल द स्टोरी, देन आस्क अदर टू कंटिन्यू द स्टोरी। यानी कहानियों के लिए हम दो लोगों को रख सकते हैं, एक आदमी क्या करे, कहानी को आगे बढ़ाए, और दूसरा आदमी क्या करे, कहानियों को रिटेल करे, उसको दोबारा सुनाने का काम करे, जिससे बच्चे भाषा का ज्ञान अच्छे से कर पाए। लेट ऑल द स्टूडेंट टेल द स्टोरी अनलेस इट इज फिनिश्ड। इन शॉर्ट, लेट ईच स्टूडेंट टेल 2 or 3 सेंटेंस ऑफ द स्टोरी। ठीक है, और जब कहानी समाप्त हो जाए तो बच्चों से जरूर बात करनी चाहिए कि आपने कहानी से आप क्या समझते हो, या आप इस कहानी से क्या समझे, क्या जाने, इस कहानी की कुछ बातें बताइए। तो 2-3 वाक्य या 2-3 सेंटेंसेस बच्चों से जरूर बना के सुनने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे उनकी कहानी पे इंटरेस्ट अच्छा हो जाएगा। और सच मानिए तो जो हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा में जो नानी और दादी की कहानियां हैं, ये कहानियां भी सिर्फ इसीलिए हुआ करती थी कि बच्चे अपनी दादी से, अपनी नानी से जो कहानियां सुनते थे, उन कहानियों से क्या होता था, उनकी भाषा का विकास होता था। तो कहानी एक तरह से कह सकते हो कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के विकास में अति सहायक है। और इसका इस्तेमाल हम फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल लर्निंग में भी कर सकते हैं। क्योंकि दादा नानी की कहानियां जो थी वो क्या थी, वो इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है बेटा, लेकिन उस पार्ट को हम फॉर्मल एजुकेशन में भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सारी वही बातें हैं कि जैसे डिस्क्लोजर स्किल है तो हमें उसमें क्या ध्यान देना चाहिए। हाँ ठीक है, लिसनिंग स्किल है तो हमें उस पर कैसे फोकस करना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। तो डिस्क्लोजर स्किल में हमें क्या करना है, डिस्कोर्स स्किल में हमें क्या करना चाहिए, डिस्कोर्स स्किल में क्या होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग विद ऑब्जेक्ट्स। यानी जो कहानी हम सुनाएं वो यथार्थ में हो, किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई होनी चाहिए। यूज ऑब्जेक्ट्स एज ए टॉय, यूज ऑब्जेक्ट्स है ना, यूज यूज पिक्चर, यूज ऑब्जेक्ट सच एज टॉय, फॉक्स, कप्स टू स्टार्ट द स्टोरी। यानी किसी वस्तु के साथ ही हमें कहानी स्टार्ट करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें कहानी शुरू करने के लिए कोई खिलौना या कोई वस्तु या कोई कप या कोई पीलो, हमें कुछ इस तरह की चीजें हाथ में ले लेनी चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, डिवाइड द स्टूडेंट इन द ग्रुप ऑफ 3 to 5 एंड डिस्ट्रीब्यूट 4 to 5 ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप। यानी हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को 2-3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं और सबके हाथ में या हर ग्रुप में हम एक एक ऑब्जेक्ट्स हम दे सकते हैं। ठीक है, आस्क ईच ऑफ द ग्रुप टू मेक अ स्टोरी दैट इंक्लूड ऑल ऑफ देयर ऑब्जेक्ट्स। और हम कह सकते हैं कि आपके हाथ में जो भी ऑब्जेक्ट है, आपके हाथ में कप है, बुक है, पिलो है, को जो भी वस्तु है, उस वस्तु से जुड़ी हुई आप एक कहानी का निर्माण करें, एक कहानी आप बनाने का काम करें। ठीक है, यूज पिक्चर्स इन द सेम वे एंड एज ऑब्जेक्ट वर यूज इन द प्रीवियस एक्टिविटी। ऐसा काम हम पिक्चर्स के साथ भी कह सकते हैं। हम कोई तस्वीर बच्चों को बांट दें और हम कहें बच्चों से कि इन तस्वीरों के आधार पर आप किसी कहानी का निर्माण करिए। मेक श्योर ईच स्टूडेंट हैज वन पिक्चर। हर बच्चे के हाथ में एक एक पिक्चर दे दें और बोलें, आस्क ईच ग्रुप टू मेक अप अ स्टोरी दैट इंक्लूड्स ऑल द पिक्चर्स। ठीक है, इन सभी चित्रों को आपस में शामिल करके एक ऐसी कहानी बनाओ, उस कहानी में इन चित्रों पे जो चीजें बनी हुई हैं वो चीजें अपने आप उस कहानी में आ जाए। जब बच्चों को हम इस तरह का टास्क देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों के अंदर भाषा शैली का विकास होगा, उनकी इंसाइट बढ़ेगी, उनकी सोच बढ़ेगी। जब उनकी सोच बढ़ेगी तो क्या होगा, वो एक अच्छी कहानी का निर्माण करेंगे जिसके साथ उनकी भाषा का अभ्यास हो जाएगा, उनकी जो है लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा रीडिंग स्किल प्रैक्टिस कैसे कराएंगे बच्चों को।
उसके लिए हम क्या करेंगे, रीडिंग स्किल प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, रीड आर टेल सिंपल स्टोरीज टू द स्टूडेंट, यू कैन यूज पिक्चर्स आर स्मॉल ऑब्जेक्ट। छात्रों को सरल कहानियां बताएं, उनको सुनाएं और उनको बताएं कि आप इन चित्रों या इन छोटी वस्तुओं का उपयोग किस प्रकार से इन कहानियों में कर सकते हैं। आफ्टर इनिशियल स्टोरी टेलिंग, ask the learner, tell the story. This technique is the most effective if it involves several students. प्रारंभिक कहानी कहने के बाद शिक्षार्थियों को कहानी सुनाने के लिए कहें। यदि यह कई छात्रों को शामिल करता है तो यह तकनीक सबसे अच्छी प्रभावी हो जाएगी। यानी क्या है, आप किसी ऑब्जेक्ट्स को लेकर, किसी वस्तु को लेकर खुद से कहानी सुनाएं बच्चों को, और उसके बाद बच्चों से बोलें कि आप भी आपके पास जो चित्र हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड कहानियां बनाइए और उसको आपस में मिलजुल कर तैयार करिए और उसको रीड करिए, उसको सुनाइए। हमें इस तरह से कह के उनको हम रीडिंग स्किल की प्रैक्टिस हम अच्छे से करा सकते हैं। चूज वन पर्सन टू रिटेल द स्टोरी, देन आस्क अदर टू कंटिन्यू द स्टोरी। ठीक है, उस ग्रुप में से एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो कहानी सुनाए और दूसरा व्यक्ति क्या करे, उस कहानियों को दोबारा रिपीट करे। हम इस तरह से हम लोगों को उसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग स्किल में क्या कर सकते हैं, हैव द लर्नर ड्रा और पॉइंट स्कैन फ्रॉम अ स्टोरी एंड देन राइट एट लीस्ट वन लाइन फ्रॉम द स्टोरी अंडर द पिक्चर। हम शिक्षार्थियों क्या कर सकते हैं, शिक्षार्थियों के लिए कोई दृश्य या कोई चित्र बनाएं और बच्चों से कहें इस चित्र के नीचे, इस चित्र को, जो आपको चित्र दिया गया है या जो चित्र ब्लैक बोर्ड पे बना है, उस चित्र को अपनी कॉपी पे बना लीजिए और इस चित्र पर आधारित 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन की स्टोरी आप बना के लिखिए। उससे क्या होगा, उससे उनकी राइटिंग स्किल जो है डेवलप करेगी। यूज द वेरिएशन ऑफ द स्पीकिंग एक्टिविटीज अब। ऊपर बोले गई गतिविधियों को भिन्नता का उपयोग करें। यानी कहने का मतलब क्या है, हम अलग अलग व्यक्तियों से ये कहें कि आप 4-5 लोगों का ग्रुप बना दे, उस ग्रुप से कहे कि लो देखो भैया ये पिक्चर है, इस पिक्चर से एक एक लाइन सारे लोग ऐसी स्टोरी बनाओ कि कहानी जो है 5 लाइन 6 लाइन में पूरी हो जाए। 1 लाइन तुम लिख दो, 1 लाइन तुम, 1 लाइन तुम, 1 लाइन तुम। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी हम राइटिंग स्किल को हम इंप्रूव कर सकते हैं। After the learner create the story, have the group dictate it as one person write it down। जब बच्चों की समूह में कहानियां तैयार हो जाए तो उस कहानी में किसी एक बच्चे से हम कहें कि उसको डिक्टेट करे। ठीक है, उसको अपने ग्रुप में डिक्टेट करने का काम करे। ठीक है, हैव द स्टूडेंट राइट इंडिविजुअल स्टोरी यूजिंग ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर, देन दे कैन कंपेयर देयर स्टोरी विद इन द स्मॉल ग्रुप। जिन बच्चों ने चित्रों की मदद से कहानियां लिखी हैं, फिर उनसे हम क्या बोले, उनसे हम कहें कि अपने ग्रुप में अपनी कहानियों की तुलना करो, उनका कंपेयर करो, देखो किसने क्या लिखा है, किसने क्या छोड़ा है, किसने क्या किया है। इन सारी बातों को करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की राइटिंग स्किल को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे पूरी पूरी बात ये थी कि स्टोरी टेलिंग या स्टोरी के माध्यम से हम बच्चों को भाषा का ज्ञान कैसे करा सकते हैं। और तब जानते हो, अगर हमें लैंग्वेज लर्निंग करानी है तो लैंग्वेज में कुछ स्किल्स होती हैं जो बच्चों को सिखानी होती है। वो लिसनिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, डिस्कोर्स स्किल है, ठीक है, रीडिंग स्किल्स है। इन स्किल्स को सिखाना होता है और इस स्किल्स को सिखाने के लिए हम स्टोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे लिसनिंग स्किल सिखानी है तो हम अच्छी कहानियां बच्चों को सुनाएं, फिर बच्चों से हम उसको पूछें, बच्चों से दोबारा उसको पूछें, कहें कि भाई तुमने कहानी में क्या सीखा, तुमने कहानी से क्या सुना, तो इससे उनकी लिसनिंग स्किल डेवलप हो जाएंगे, है ना। अगर डिस्कोर्स स्किल करानी है तो क्या करें, हम उनको ऑब्जेक्ट्स डिवाइड कर दें और उनसे कहें हम कि तुम इससे रिलेटेड कोई स्टोरी लिखो या आपस में इसको डिस्कस करो। इस तरह की चीज़ें करके हम इस जो लैंग्वेज लर्निंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, है ना, राइटिंग, रीडिंग,
लिसनिंग, इन सबको हम प्रमोट कर सकते हैं। हम इन सबको सिखाने में हम कहानी या स्टोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा ये चैप्टर हुआ। अगर कहीं भी किसी को कोई डाउट हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो।